मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पुंडरी में आयोजित धन्यवाद रैली को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत बनाने के लिए 3 गुना ताकत के साथ करेंगे कार्य। पुंडरी के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। कालका विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने 3 परियोजनाओं की दी सौगात। कालका के विभिन्न पुराने भवनों को हेरिटेज घोषित करने की घोषणा सहित फिल्म सिटी के निर्माण का भी किया ऐलान। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आए आमने सामने। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ दी शिकायत। और फतेहाबाद में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत मोबाइल वेटरनरी यूनिट से किसानों को मिल रही उच्च गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाएं। पशुपालकों को हो रहा फायदा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पुंडरी में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को 3 गुना ताकत के साथ पूरा करने के लिए कार्य करेगा। डबल इंजन की तीसरी सरकार यह दायित्व है जिसे हम समझते हैं। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया और कहा कि नॉन स्टॉप भी हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने महिला, किसान, गरीब और युवा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश का विकास किया है। उन्होंने बताया कि टीबीटी के माध्यम से अब तक प्रदेश के किसानों के खाते में 1,25 करोड़ रुपए भेजा गया और 72 घंटे ज्यादा देरी होने पर ब्याज भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए वादे को पूरा करते हुए आज सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता और चिरायु योजना के तहत 45 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज दिया गया। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की लागत से पुंडरी के पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत करने की घोषणा की। उन्होंने मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की बात कही। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि फिजिबिलिटी देखकर कैथल, करनाल, पुंडरी बाईपास का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुंडरी के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ का ऐलान भी किया जाएगा, ये भी कहा। स्कूलों के भवन पुराने हो चुके हैं या उनकी मरम्मत करने, नवीनीकरण करना है, ऐसे स्कूलों के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत से पुंडरी हलके के सरकारी स्कूलों का ये निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए देने की आज घोषणा करता हूँ। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए भी पुंडरी हलके में जो भी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता। कैथल, करनाल, पुंडरी बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी कराई जाएगी और ये फिजिबिलिटी जो ही पूरी होगी इसको भी करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल कालका में आयोजित धन्यवाद रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें नानकपुर में 132 केवी एवं 66 केवी सब स्टेशन, नानकपुर में खूवाला वाली नदी पर पुल और गांव नाला डकरोग में बेरघाटी नदी पर पुल का निर्माण शामिल है। इस दौरान उन्होंने धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पुराने भवनों को हेरिटेज घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कालका में फिल्म सिटी के निर्माण और जू स्थापित करने के साथ साथ मोरनी क्षेत्र में सफारी बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कौशल्या डैम पर टूरिस्ट एक्टिविटी शुरू करने और ऐतिहासिक बावड़ियों के नवीनीकरण के लिए पर्यटन विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा स्पेशल इन्वाइटी होंगी। यह कमेटी इन सब गतिविधियों पर 6 माह में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। उद्घाटन भी करने का मुझे मौका मिला है, जिसका लाभ
मेरे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे खुशी है कि नानकपुर में 132 केवीए और 66 केवीए सब स्टेशन यहां बनाया गया है। नानकपुर में ही खूवाला नदी के ऊपर पुल बना है, जिसका लाभ यहां पर हमारे कालका के लोगों को वो मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि इन सब विकास के कार्यों को हम मिलकर के अब इस नॉन स्टॉप तीसरे टर्म की सरकार में तीव्र गति से इस क्षेत्र का विकास करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पिंजौर में नया प्रशासनिक और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से कालका में 2 प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार बनवाए जाएंगे। मोरनी शिवालिक एरिया में नए पानी के टैंक, चेक डैम आदि का भी निर्माण होगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से खराब स्थिति वाले स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा कालका विधानसभा क्षेत्र में पीपीपी मोड में टमाटर के लिए सही स्थितियों का पता लगाकर फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का काम किया जाएगा। पिंजौर में नया प्रशासनिक तथा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी यहां शीघ्र किया जाएगा। इस मांग को भी हम स्वीकार करते हैं। और कृषि विभाग द्वारा मोरनी शिवालिक एरिया में नए पानी के टैंक, डंगे, चेक डैम, कूहल इत्यादि का भी निर्माण इस क्षेत्र के अंदर कराया जाएगा, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। स्कूल एजुकेशन विभाग के बजट प्रावधान अनुसार प्रायोरिटी वाइज 5 करोड़ रुपए की लागत से खराब स्थिति वाले स्कूलों की मरम्मत भी गति से की जाएगी। इसको भी हम आज मंजूरी देते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के तहत आज की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण प्रभावित हुई और दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया और अंबेडकर की विरासत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी के कारण सदन में शोर शराबा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर नारेबाजी की। दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद भवन परिसर में कांग्रेस और भाजपा सांसदों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए गए और एक दूसरे पर बाबा साहेब के अपमान का इल्जाम लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की के चलते भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल भी हुए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मीडिया से बातचीत में सारंगी ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वह सांसद उन पर गिर पड़े और वो घायल हो गए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे सीढ़ी के ऊपर में। Excuse me, I have hand on his injury. और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है और इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने भाजपा के सांसदों पर हमला किया। करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? लोकतंत्र में बात रखने का अधिकार है, लेकिन आपका पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने पर कांग्रेस की कड़ी निंदा की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद की गरिमा नष्ट कर रही है। जिस प्रकार संसद में संविधान पर बहस के दौरान कांग्रेस को बेनकाब किया गया, उससे मुख्य विपक्षी दल तिलमिलाया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा ही डॉक्टर BR अंबेडकर का विरोध किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद के इतिहास का यह काला दिन है और कांग्रेस ने मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई हैं। की मर्यादा है क्या? ये इस तरह से संसद में काम करने का तरीका होता है? कांग्रेस इस बात को समझ ले कि सारा देश
स्पष्ट तौर पे जानता है कि कांग्रेस सदा ही हमेशा से बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है। और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। संसद परिसर धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहेब के संविधान को तार-तार करने का काम किया है। राहुल गांधी ने एनडीए सांसदों को धक्का दिया, जिसके कारण 2 सांसदों को चोट लगी है। राहुल पर 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी गई है। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया। तो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता, उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है। जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी। वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। हमने सेक्शन 115 सेक्शन। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से जुड़े मामले में कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कल शाम मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान का एक छोटा सा भाग काट कर भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर समाज में झूठ फैलाना कांग्रेस की पुरानी आदत है और वे और उनकी पार्टी ख्वाब में भी बाबा साहब और उनके विचारों का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी और आरक्षण तथा संविधान के विरुद्ध में होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में संविधान पर चर्चा के बाद कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। गृहमंत्री ने कहा कि जब संसद जैसे देश के उच्च लोकतांत्रिक मंच पर चर्चाएं होती हैं तो ये तथ्यों और सत्यों पर आधारित होनी चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया। कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया, तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इतिहास का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहीं भी बाबा साहब का स्मारक नहीं बनवाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन से जुड़े पंचतीर्थ का विकास कर बाबा साहब को उचित सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने सभी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत
कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एक बार फिर डॉक्टर BR अंबेडकर के मुद्दे को गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस से जानना चाहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ ऐसा अभियान क्यों चलाया जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को 40 साल से अधिक समय तक भारत रत्न न देने और संसद के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित न करने को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा या सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास न करने और पंचतीर्थ का सम्मान न करने पर भी जवाब मांगा। इधर हरियाणा में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार श्रेय श्रेणी के तहत इनकी ब्रांडिंग और प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। इससे किसानों को बाजरा की खेती को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, बेहतर आय और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रयासरत है। कृषि आय में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। कृषि मंत्री ने किसानों के कल्याण को सरकार का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है। उन्होंने पानी के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राज्य सरकार उन किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देती है जो पानी की अधिक खपत करने वाली धान की खेती छोड़ते हैं। उन्होंने टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए इस वित्तीय प्रोत्साहन को और बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश सरकार जलवायु प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाली फसलों के सब्सिडी वाले बीज किसानों को मुहैया करा रही है। उन्होंने नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया ताकि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी वाले कृषि उपकरण प्रदान करने के अलावा हरियाणा एकमात्र राज्य है जो पराली ना जलाने वाले किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि देता है। सरकार इस राशि को और बढ़ाने की योजना बना रही है और पर्यावरणीय स्थिरता में रेड जोन से ग्रीन जोन में परिवर्तित करने वाले पंचायतों को नकद पुरस्कार देकर मान्यता देने पर भी विचार कर रही है। फतेहाबाद में पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से प्रधानमंत्री कृषि समता योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई। मोबाइल वेटनरी यूनिट के जरिए किसानों को उनके घर के पास ही उच्च गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। वेटनरी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पशुपालकों तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है। यूनिट में सभी आवश्यक उपकरण और दवाएं होती है जिसे हम तुरंत इलाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे काम प्रमुख रूप से पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करना, उनका टीकाकरण, उपचार और बीमारी से बचाव की सलाह देना है। हम उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हैं जहाँ पशुपालकों के लिए वेटनरी क्लिनिक तक पहुँचना मुश्किल होता है। आपके हमारे जो कॉल सेंटर में है 1962 पे आप कॉल करोगे, टोल फ्री नंबर है, तो भी वहाँ से हमारे पास मैसेज आएगा कि भाई आपको उस गांव में जाना है, ये आपके पास इमरजेंसी केस है। तो हम वहाँ पे क्या है कि डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें क्या हम एनिमल को ट्रीट करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, हम घर पर जाकर एनिमल को ट्रीट करते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई मेडिसिनल केस है, गायनी का केस है, कोई सर्जिकल केस है, तो आपका कैसा भी केस हो, कोई भी केस हो, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। ये भी तो हमारा क्या है कि रतिया ब्लॉक है, हमारी जो ये एम्बुलेंस है, ये एक रतिया ब्लॉक के लिए एम्बुलेंस है। तो रतिया ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं उनमें सब में हम जाते हैं। तो अभी नई स्कीम है, उसमें क्या है कि हम हर रोज़ एक गौशाला में विजिट करते हैं। तो आपकी आज ये जो गौशाला है इसमें हमारी विजिट है, तो भी हम यहाँ पे आए हैं। कोई भी ऐसा केस है जो रिकवर नहीं हो रहा, कोई सर्जिकल केस है, तो उसको हम ट्रीट करने आए हैं बेसिकली। फतेहाबाद जिले के पशुपालकों ने बताया कि मोबाइल वेटनरी यूनिट ने उनके गांव में पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी को पूरा किया है। प्रधानमंत्री की योजनाओं का उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत से अब किसान और पशुपालक अपनी कठिनाइयों का समाधान सीधे अपने गांव में ही पा रहे हैं, जिससे उन्हें समय और पैसे की बचत हो रही है। गाड़ी की योजना स्टार्ट की गई है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि पहले हमें जैसे कोई पशुओं को दिक्कत होती थी तो मान लो कोई दूसरे गांव या शहर को लेके जाना पड़ता था, तो वहाँ बहुत दिक्कत होती थी और टाइम भी बहुत लगता था। जिससे कि एक टोल फ्री नंबर है, डॉक्टर हमारे घर पे आते हैं और पशुओं का चेकअप करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कोई खर्चा नहीं आता, जो है फ्री इलाज किया जाता है। तो मैं सरकार की इस योजना को बहुत अच्छा मानता हूँ और सराहना करता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की जो शुरुआत की है, ये हमारे ग्रामीण एरियो में हमारे लिए बहुत ही अच्छी और लाभकारी सिद्ध हो रही है। क्योंकि इससे ये है कि हम अगर हमारे पशुओं को बीमार
गंभीर बीमारी हो जाती है तो पहले हमें शहर में लेके जाना पड़ता था, तो अब हमें एक कॉल करनी पड़ती है और डॉक्टर मौके पे ही पहुंच जाते हैं और हम उसका समाधान करा लेते हैं। इससे हमारे पैसे की और समय की बचत हो रही है, तो ये योजना हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने कल चंडीगढ़ में राज्य सहकारी विकास समितियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बताया गया कि पैक्स पीसीसीएस प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को कवर करती हैं। इसके अलावा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के साथ साथ बहुउद्देश्य पैक्स के गठन के लिए एक संयुक्त कार्य समिति का गठन भी किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में सभी पैक्स की गतिविधियों में विविधता लाने के लिए नए मॉडल उपनियमों को अपनाया गया है ताकि वे गांव स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बन सके। केंद्र सरकार की एक पायलट परियोजना के तहत राज्य के पैक्स नए गोदामों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। पैक्स लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं भी प्रदान करेंगे। राज्य में 202 पैक्स द्वारा सीएससी सेवाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। 4 पैक्स ने जन औषधि केंद्रों में दवाओं की बिक्री शुरू की है। इसके अलावा 742 पैक्स ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 420 समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई है। 499 समितियों को एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता प्रदान की गई है, जिसे एक ही ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग को सहकारी समूह आवास समितियों के सदस्यों को पेश आने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने के लिए भी कहा। यह समिति उनकी शिकायतों के समाधान के लिए अपनी सिफारिशें देगी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और बारिश की कमी के चलते पड़ रही सूखी ठंड से लोगों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में मौसम की मार से बचने के लिए खास एहतियात बरतने की जरूरत है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक क्षेत्र में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि अभी इस न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि अभी बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। उन्होंने बताया कि जब वातावरण में नमी होगी तभी धुंध शुरू होगी, लेकिन अभी वातावरण में नमी की कमी है, जिसके चलते धुंध नहीं छा रही और सूखी ठंड पड़ रही है। आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। वहीं भिवानी की बात करें तो यहाँ कोल्ड वॉर की स्थिति की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट घोषित किया गया है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी फसल को सूखी ठंड से बचाने के लिए सरसों की फसल या बागवानी की फसल में हल्की सी सिंचाई करें। यदि सिंचाई उपलब्ध ना हो तो सरसों की फसल में गंधक के तेजाब का 0.1% का छिड़काव भी कर सकते हैं। मौसम जो अभी स्पेशली बात करें अपने न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान भिवानी का 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तो तापमान और गिरने की संभावना है और खास करके पाले से बचाव के लिए किसान भाई अपनी जैसे सरसों की फसल है या बागवानी के छोटे पौधे हैं या सब्जियां हैं, उनमें पाले से बचाव के लिए हल्की सिंचाई करें। तो अभी आने वाले समय में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है अगले 4 से 5 दिन। और अपने स्पेशली भिवानी की बात करें तो भिवानी में अभी कोल्ड वेव कंडीशंस की वार्निंग है। ठंड के मौसम में इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी ठंड से बचाना जरूरी है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने आगाह किया है कि पशुपालक विशेष सावधानियां बरतकर अपने पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि ठंड के मौसम में विशेष तौर से छोटे पशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं और बड़े पशु में ठंड के लक्षण आने लगते हैं, जिसके चलते पशु के नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है और पशु का तापमान गिर जाता है और पशु चरना छोड़ देता है। निमोनिया के कारण पशुओं को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। पशुपालक अपने पशुओं का खास ध्यान रखें। जो भी उसके जहाँ पशु बांधते हैं पशुपालक, उनको हम सलाह देते हैं कि जो खिड़की है और है वहाँ आप कोई भी पल्ली वगैरह या कुछ लगा देते हैं ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आए। जितनी भी एनर्जी डाइट होती है, हम जैसे जो उसको खाना दिया जाता है एनिमल को, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट ज्यादा दी जाए ताकि एनर्जी बॉडी में रहेगी तो ठंड से मुकाबला हो जाएगा उसका। और कोई भी एनिमल या आदमी कोई भी स्ट्रेस में होगा तो उसके इम्यून सिस्टम डाउन जाता है और कोई भी बीमारी अटैक कर जाती है उस पर। तो हमारा बेसिक यही होता है हम स्ट्रेस में ना ही आने दें उसको।
वो न्यूट्रिशन के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, उनके थ्रू। ठंड से पशु को बचाने के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल ने बताया कि बाड़े के चारों तरफ ढककर रखें। ज्यादा ठंड होने पर बाड़े को रात को गर्म करके रखें। पशु के बांधने के स्थान पर पराली आदि भी नीचे डालकर रखें और हर रोज इसकी सफाई करें। पशु को सामान्य तापमान का पानी पिलाएं। उन्होंने कहा कि पशु को तूड़ा ज्यादा मात्रा में खिलाएं और हर रोज पशु को 250 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य दें। इंसानों की तरह पशुओं में भी ठंड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। पशुओं में दूध क्षमता में कमी आई है और जो छोटे कटड़े कटड़िया या ब्याने वाले पशु हैं वो ठंड के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि छोटे कटड़े कटड़िया हैं उनको पूरा दूध पिलाएं और जो पशु बड़े हैं जिनमें निमोनिया जैसी समस्याएं आती हैं उनका भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जो पशु बांधने की जगह है उसको चारों तरफ से ढक कर रखें, उसमें सर्दी का प्रवेश ना होने दें और दूसरा पशु के ऊपर भी कम्बल वगैरह उड़ा कर रखें। उधर नूंह में सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। देर रात से ही कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया था। आज सुबह घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। हाईवे सहित शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर कोहरे ने वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगा दी और दृश्यता घटकर 40 मीटर तक रह गई। कोहरे और कड़कड़ाती ठंड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत कुमार ने बताया कि लोग हर समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और सर्दी से बचकर रहें। जुकाम या सर्दी होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इलाज करवाएं। इसमें कोर्ट की एडवाइस जारी की है स्वास्थ्य विभाग ने वैसे, और अपने आप को ठंड से बचाइए, अपने आप को मतलब गर्म रखिए। वैसे तो हर आदमी अपने आप को ठंड लगती है बचाने की कोशिश करता है। हाँ ये है कि जहाँ तक हो सके खुले में ना जाइए। सुबह ठंड जाती है, शाम ज़्यादा ठंड होती है। बच्चों को और बड़े बूढ़े आदमियों को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है और अपने आप को इस तरह से रखिए कि मतलब ज़्यादा ठंड में ना जाना पड़े। अमृत 2 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में जल चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। फतेहाबाद के रतिया में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा ऐसी एक जल चौपाल लगाई गई जिसमें लोगों की पानी की कमी को लेकर समस्याएं सुनी गई। जन स्वास्थ्य विभाग के जिला सलाहकार शर्मा चंद्र लाली ने बताया कि इस चौपाल में ज्यादातर समस्या पानी की कमी और सीवरेज को लेकर आ रही है, जिनको विभाग द्वारा नोट कर लिया गया और जल्द ही इनका समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग पीने के पानी से खेती कर रहे हैं या सब्जी बीज रहे हैं उनके अवैध कनेक्शन को काटा जाएगा। अगर लोग फिर भी नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए तो विभाग उनके ऊपर कार्रवाई कर भारी जुर्माना लगाएगा। अमृत 2 के तहत पूरे हरियाणा में शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई को लेकर जल चौपाल लगाई जा रही है ताकि उनकी समस्याएं वहां जाके सुनी जा सके। आज रतिया में जल चौपाल थी। इसमें जो समस्या आई है, बहुत से लोगों ने पीने के पानी के ऊपर हरा चारा सब्जी लगा रखी है। ऐसे कनेक्शनों को अभियान चलाकर तुरंत प्रभाव से काटे जाएंगे ताकि किसी को पीने के पानी की दिक्कत ना आए। और अभी जल चौपाल के माध्यम से हमने एमसी को लोगों को बताया है कि वो पूरी कॉलोनी में इस बात की सूचना दे दे कि ऐसे जो भी कनेक्शन है अपने आप हटा लें। यदि कोई नहीं हटाता तो विभाग कार्रवाई करके उन कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से काटेगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए मिशन बुनियाद एवं सुपर 100 जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आज इन पहलों को लेकर जुलाना के पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप दहिया मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विकल्प फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर मिशन बुनियाद और सुपर 100 2 कार्यक्रम चलाए हैं। दोनों कार्यक्रमों से ग्रामीण अंचल में पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं और बच्चे आईआईटी, जेईई तथा नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मिशन बुनियाद के तहत 3 स्तर की परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं, जबकि सुपर 100 के लिए 2 स्तर की परीक्षा पास करनी होती है। जींद जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं। बुनियाद केंद्रों पर स्क्रीन के माध्यम से बच्चों की कक्षाएं लगती हैं। की तरफ से जो एक मिशन बुनियाद और सुपर 100 का प्रोग्राम हमारी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है कि जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वो ये ऑनलाइन कोचिंग के जरिए जो है वो आईआईटी, नीट में, एमबीबीएस में वो बच्चा अपना मुकाम हासिल कर सकता है। उसके 2 साल का ये कोर्स होता है। मिशन बुनियाद में 9वीं क्लास में एडमिशन होता है, 10वीं तक उनका बेस तैयार किया जाता है।
फिर वो बच्चे सुपर 100 के लिए अप्लाई करते हैं। वहाँ जो चयनित होते हैं तो उनको 2 साल की 11th-12th की साइंस स्ट्रीम की कोचिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और इसके तहत जो है काफ़ी बच्चों को इससे फायदा हुआ है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यवान फोगाट ने बताया कि आज यहाँ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिन बच्चों ने यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली उन्हें भी बुलाया गया ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसके प्रति जागरूक हो सके। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।